सुनो, एक समय की बात है जब आग सिर्फ अग्नि नहीं थी, वो एक प्रतीक थी विद्रोह का, सच्चाई का और उस आत्मा का जो किसी भी अन्याय के सामने झुकती नहीं थी। अग्नि का जन्म एक साधारण गांव में हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा साधारण नहीं थी। बचपन से ही वो अलग था, शांत, लेकिन भीतर जलती हुई कोई चिंगारी हमेशा उसकी आंखों में तैरती रहती थी। जब और बच्चे पतंग उड़ाया करते, अग्नि पेड़ों की छांव में बैठकर किताबें पढ़ा करता या फिर नदी के किनारे बैठकर दुनिया को निहारता। पिता एक सच्चे किसान थे, जिनकी आंखों में उम्मीद की झीलें थीं और हाथों में खेतों की मिट्टी की खुशबू। माँ पूजा पाठ में रमी रहती थीं, लेकिन एक माँ के रूप में उनकी ममता चट्टान जैसी मजबूत थी। एक दिन गांव में बिजली गिरने की तरह कुछ हुआ। जमीन के कागज आए, वो जमीन जिसे पीढ़ियों से अग्नि का परिवार जोत रहा था, अब किसी बड़े आदमी के नाम हो चुकी थी। अग्नि ने देखा अपने पिता को टूटते हुए, माँ को थाली छोड़ते हुए और अपनी छोटी बहन को बिना कुछ समझे रोते हुए। पहली बार उस शांत लड़के की आंखों में आग थी और उस आग ने कभी बुझना नहीं था। गांव के सरपंच से लेकर तहसीलदार तक हर दरवाजा खटखटाया गया, पर हर जगह एक ही उत्तर मिला, कुछ नहीं हो सकता, कागज कानूनी है। लेकिन अग्नि के लिए यह अंत नहीं, बल्कि शुरुआत थी। अग्नि शहर गया एक छोटे से थैले में कुछ कपड़े और एक पुरानी डायरी लेकर, जिसमें उसके पिता ने हर साल की फसल, बरसात, लागत और मेहनत का हिसाब लिखा था। शहर में उसने एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली, पर असली मकसद कुछ और था, कानून की पढ़ाई। दिन भर मेहनत, रात को किताबें और बीच बीच में फोन पर माँ की चिंता भरी आवाजें। वो वर्षों की तपस्या थी। जब दूसरों ने हार मान ली, तब अग्नि ने हार को ललकारा। 4 साल में उसने वकालत की डिग्री ले ली और उस पहले दिन अदालत की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पांव थरथरा रहे थे, लेकिन मन में वो आग आज भी जल रही थी। वो पहला केस उसका अपना था, अपने पिता की जमीन का। अदालत में वो उस डायरी को लेकर खड़ा हुआ जिसे दुनिया एक मामूली कागज मानती थी, लेकिन अग्नि के लिए वो हर पन्ना एक इतिहास था, एक गवाही थी, एक जिंदा दस्तावेज था सच्चाई का। उसके तर्क, उसकी आवाज और उसकी नीयत ने न्याय को मजबूर कर दिया। फैसला उनके हक में आया। गांव लौटा तो लोग हैरान थे, पहले से ज्यादा शांत। लेकिन अब वो शांत अग्नि नहीं था, वो अब एक चिंगारी से अग्नि बन चुका था। अब उसने ठान लिया था कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ेगा, वो हर उस इंसान के लिए लड़ेगा जो अन्याय का शिकार है, जो सच्चाई की लड़ाई अकेला लड़ रहा है। गांव में उसकी पहचान अब एक वकील की नहीं, बल्कि उम्मीद की तरह होने लगी। और यहीं से शुरू हुआ अग्नि का वो सफर, जो उसे सिर्फ न्यायालय तक नहीं, बल्कि सत्ता, भ्रष्टाचार और साजिशों की गहराइयों तक ले जाने वाला था। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके रास्ते में सिर्फ कागजी केस नहीं, बल्कि जानलेवा दुश्मन, झूठ की राजनीति और भावनाओं की परख भी खड़ी है। आगे क्या हुआ? जब अग्नि की अग्नि परीक्षा खुद उसकी आत्मा से होने लगी, जब एक लड़की की आंखों ने उसके दिल को भी झकझोर दिया, जब सत्ता ने उसे खरीदने की कोशिश की और फिर मिटा देने की साजिश रची। गांव लौटने के कुछ ही समय बाद अग्नि की पहचान धीरे धीरे पूरे जिले में फैलने लगी। लोग उसे वकील नहीं, सच्चाई का साथी कहने लगे थे। मगर जितनी तेजी से उसकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से कुछ आंखों में जलन भी बढ़ने लगी थी, खासकर उन आंखों में जो सत्ता की चादर ओढ़े हुए थे और भ्रष्टाचार की आग में रोटियां सेंकते थे। अग्नि की मुलाकात अनवी से हुई एक कानूनी कार्यशाला में। अनवी तेज, निडर और बिल्कुल साफ नजरों वाली लड़की। वो एक एनजीओ चलाती थी जिसका मकसद था महिला अधिकारों की रक्षा करना और बाल शोषण के खिलाफ आवाज उठाना। जब पहली बार अनवी ने अग्नि को देखा, वो उसके शब्दों से नहीं, उसकी खामोशी से प्रभावित हुई। वो खामोशी जिसमें बहुत कुछ कहा गया था। उन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं, पहले बहसों के जरिए, फिर सहमतियों के जरिए और फिर एक गहरी समझदारी के जरिए। अग्नि को ऐसा लगने लगा जैसे उसकी लड़ाई को अब एक दिशा मिल रही है और शायद एक साथी भी। परंतु इसी बीच जिले में एक बड़ा मुद्दा सामने आया। गांव के पास की जमीन जो आदिवासी लोगों की थी, वहां एक कंपनी फैक्ट्री लगाना चाहती थी। कागजी दस्तावेजों में सब कुछ सही दिखाया गया, लेकिन हकीकत में दर्जनों परिवारों को उनके घरों से बेघर किया जा रहा था। अग्नि ने मामला उठाया और जैसे ही उसने कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की, भूचाल आ गया। विरोधी पक्ष था नेता सूर्यपाल, एक रसूखदार, चालाक और बेहद खतरनाक आदमी।
राजनीति में उसका दबदबा था और पुलिस से लेकर पत्रकारों तक को उसने अपनी जेब में रखा था। जब अग्नि ने उसका नाम उजागर किया तो पहली बार किसी ने सूर्यपाल को खुली चुनौती दी थी। सूर्यपाल ने पहले कोशिश की उसे डराने की, फोन कॉल्स, धमकियां, छवि बिगाड़ने की अफवाहें, फिर रिश्वत देने का प्रयास किया, बड़ी रकम, प्रतिष्ठा, ताकत। लेकिन अग्नि का जवाब हमेशा एक सा था, मैं बिकने नहीं आया, मैं बदलने आया हूं। एक रात अग्नि को एक चिट्ठी मिली किसी गुमनाम स्रोत से। उसमें लिखा था, जिस आग को तुमने जलाया है वो तुम्हें ही जला देगी। अग्नि ने वो चिट्ठी अपने कमरे की दीवार पर टांगी, याद दिलाने के लिए कि डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। अन्वी ने जब ये सब जाना तो वो चिंता में पड़ गई, लेकिन उसकी चिंता अग्नि को कमजोर नहीं करती थी बल्कि और मजबूत करती थी। वो अब अकेला नहीं था। फिर आया कोर्ट का दिन। अग्नि ने आदिवासी बच्चों की तस्वीरें, उनके जलते घरों की जानकारी और उनके हाथों से छिनती जमीन के दस्तावेज अदालत में पेश किए। दूसरी ओर सूर्यपाल के वकील अपनी ताकत, झूठे सबूत और चालबाजियों के साथ मैदान में थे। लड़ाई कठिन थी। कोर्ट में एक एक तर्क जैसे तलवार की धार पर चलता था, लेकिन अग्नि की आवाज, उसका आत्मविश्वास और उसकी नीयत अदालत को झकझोर रही थी। फैसला स्थगित हुआ, लेकिन लोगों का विश्वास जाग चुका था। अग्नि अब सिर्फ एक नाम नहीं था, एक आंदोलन बन चुका था। सूर्यपाल समझ चुका था अग्नि को हराना आसान नहीं। अब वो चाले नहीं, सीधे वार करेगा। इसी बीच अग्नि को खबर मिली, उसके गांव में लगी आग में एक बुजुर्ग किसान की जान चली गई थी। अग्नि भागा, लेकिन रास्ते में ही उसे एहसास हुआ यह सिर्फ आग नहीं थी, यह संदेश था। अग्नि को मिटाने का पहला प्रयास। क्या अग्नि टूटेगा या और सुलगेगा? क्या अन्वी उसका साथ दे पाएगी जब जान पर बनाएगी? क्या अग्नि न्याय की राह पर चलता रह पाएगा जब हर मोड़ पर दुश्मन खड़ा हो? गांव पहुंचते ही अग्नि को एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। घर के बाहर भीड़ थी, आंखें रो रही थीं, दिल सन्न थे। वो बुजुर्ग किसान जो मारे गए थे कोई और नहीं, अग्नि के पिता के पुराने साथी थे, हरिदेव चाचा। वो वही थे जिन्होंने अग्नि को पहली बार गांव की जमीन की कीमत समझाई थी, जो कहते थे, मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं होती बेटा, ये पहचान होती है। उनकी मौत को गांव के कुछ लोग हादसा कह रहे थे, कुछ बदकिस्मती, लेकिन अग्नि जानता था यह एक संदेश था। यह सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं थी, यह प्रतिशोध का इशारा था, और यह इशारा सूर्यपाल की ओर इशारा कर रहा था। शमशान में अग्नि ने अग्नि दी, लेकिन इस बार उसके भीतर जल रही आग को भी एक नई चिंगारी मिल गई। उसने वहीं खड़े होकर कसम खाई, अब न कोई और हरिदेव मरेगा, न कोई और गांव उजड़ेगा। वापस शहर लौटने से पहले अग्नि ने गांव वालों से खुली बात की। उसकी आवाज में डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। अगर तुम चुप रहोगे तो अगला नंबर तुम्हारा होगा, लेकिन अगर आज हम सब साथ खड़े हो जाएं तो अग्नि जलाएगी अंधेरे को। गांव में एक लहर उठी, कुछ बुजुर्गों ने साथ दिया, कुछ नौजवानों ने झंडा थामा और कुछ महिलाओं ने अपने जेवर गिरवी रखकर अदालत की फीस भरने का प्रस्ताव रखा। शहर लौटने पर अग्नि ने देखा कि उसका छोटा सा ऑफिस तोड़ फोड़ दिया गया था। किताबें फटी पड़ी थीं, फाइलें जली हुई थीं, लेकिन दीवार पर लगी वो पुरानी चिट्ठी अभी भी बची थी, जिस आग को तुमने जलाया है वो तुम्हें ही जला देगी। इस बार उसने उस चिट्ठी पर लाल स्याही से एक लाइन और लिख दी, अब ये आग तुम्हें भी जला सकती है। अन्वी ने अग्नि को संभाला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत। मैं जानती थी ये आसान नहीं होगा, लेकिन अब पीछे नहीं हटना। उन्होंने मिलकर एक रणनीति बनाई, सबूतों का एक मजबूत ढांचा खड़ा किया, चश्मदीद गवाहों को सुरक्षा दिलाई और मीडिया में सच्चाई उजागर करने का प्लान शुरू किया। लेकिन सच्चाई को उजागर करना शेर की मांद में हाथ डालने जैसा था। सूर्यपाल ने अग्नि पर एक और वार किया, इस बार एक झूठा केस, हत्या का आरोप, एक सरकारी अफसर की मौत, और अग्नि को आरोपी बना दिया गया। पुलिस ने रातों रात उसे उठाया, हथकड़ी पहनाई गई और मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज की तरह उसे गांव का मसीहा या माफिया कहकर चलाया। अदालत में अग्नि को झुकाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन अग्नि टूटने वालों में से नहीं था। कोर्ट में उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, जो सच्चाई के साथ चलता है उसे रास्ता कभी अकेला नहीं छोड़ता। अदालत ने अंतरिम जमानत दी, लेकिन अग्नि समझ गया अब लड़ाई अदालत में ही नहीं, सड़क पर भी है। अब उसे सिर्फ कानून नहीं,
जन आंदोलन की जरूरत है। तभी एक नया चेहरा सामने आया कर्ण। वो एक युवा पत्रकार था जो सच्चाई के लिए अपनी नौकरी भी दांव पर लगाने को तैयार था। उसने अग्नि की पूरी कहानी एक डॉक्यूमेंट्री में रिकॉर्ड की और सोशल मीडिया पर चला दी। वह वीडियो वायरल हो गई, लाखों लोगों ने देखा, हजारों ने समर्थन किया और सैकड़ों ने सड़कों पर उतरकर विरोध शुरू कर दिया। अग्नि अब अकेला नहीं था, अब एक आंदोलन था, विद अग्नि। लेकिन सूर्यपाल चुप नहीं बैठा था। उसने अग्नि की मां और बहन को अगवा करवाने की कोशिश की। अन्वी ने समय रहते उन्हें छिपा दिया, लेकिन यह वार चेतावनी था कि अग्नि की जान अब राजनीति से भी ज्यादा जोखिम में है। अग्नि को समझ आ गया, अब लड़ाई की अगली चाल भीतर से नहीं, बाहर से चलानी होगी। क्या अग्नि इस साजिश को बेनकाब कर पाएगा? क्या कानून की जीत राजनीति की ताकत को हिला पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, अग्नि कितने बलिदानों के बाद उस आग को बुझा पाएगा जो उसे ही निगलने को बढ़ रही है। अब आग सिर्फ एक इंसान के भीतर नहीं थी, अब वो सड़कों पर थी, पोस्टर बन चुकी थी, नारों में गूंज रही थी और हर गांव, हर शहर के कोने में फैल चुकी थी। हम सब अग्नि हैं। ये नारा अब जनता का हथियार बन चुका था। लोगों ने सड़कों पर उतरना शुरू किया। दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर, हर ओर युवाओं, किसानों, महिलाओं और छात्रों ने मोर्चा संभाल लिया था। मीडिया अब दो भागों में बंट चुकी थी, एक वो जो अग्नि को देशभक्त कहता था और दूसरा जो उसे उपद्रवी दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच अग्नि ने एक गहरी योजना बनाई। वो अब सीधा वार करेगा, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। उसकी टीम ने आरटीआई के जरिए एक एक दस्तावेज इकट्ठा किए। जमीन अधिग्रहण में की गई गड़बड़ियों के सबूत, अधिकारियों की मिलीभगत और नेताओं की साजिश के रिकॉर्ड्स, ये सब एक बड़े केस की नींव बन रहा था। सूर्यपाल को जब इसकी भनक लगी तो उसने अग्नि को खत्म करने की ठान ली। एक रात जब अग्नि किसी गांव में जनसभा से लौट रहा था तो उसकी कार पर गोलियां चलीं। कार का शीशा टूट गया, ड्राइवर घायल हुआ, लेकिन अग्नि बच गया और इस बार सिर्फ जिंदा नहीं बचा, वो और मजबूत हो गया। अस्पताल में अन्वी उसके पास आई। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन आंखों में वही ज्वाला थी। तुम जितना मारोगे मैं उतना जागूंगा। ये अग्नि अब बुझने वाली नहीं है। अग्नि ने उसी अस्पताल के बिस्तर से अगला बयान जारी किया। अब लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं, अब यह हर उस किसान, हर उस बच्चे और हर उस महिला के लिए है जिसे अन्याय ने कुचला है। मैं अदालत में वो सच रखूंगा जो सालों से छुपाया जा रहा है। 3 हफ्तों तक केस की तैयारी चली। हर दिन अग्नि की टीम नए दस्तावेज, पुराने पीड़ितों और सच की परतें इकट्ठा करती रही। आखिर वह दिन आया जब अदालत में सुनवाई शुरू हुई। देश की नजरें उस एक मुकदमे पर थीं। अदालत में अग्नि ने वो दस्तावेज पेश किए जिसमें साफ था कि किस तरह आदिवासी जमीनें फर्जी नामों पर ट्रांसफर हुईं, किस तरह कंपनियों को नियमों के खिलाफ लाइसेंस मिले और किस तरह सरकार ने आंखें मूंदी रखीं। अग्नि की आवाज अदालत में नहीं, देश के जमीर में गूंज रही थी। सूर्यपाल के वकीलों ने पुरानी बातें उखाड़ने की कोशिश की, अग्नि के चरित्र पर सवाल उठाए और आंदोलन को अराजकता बताया। लेकिन अग्नि ने सिर्फ एक सवाल उठाया, अगर मेरी लड़ाई गलत है तो फिर सड़कों पर ये लाखों लोग क्यों हैं? क्या ये सब भी गुनहगार हैं या ये गवाह हैं इस देश की जलती आत्मा के? अदालत ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी, लेकिन इस बार सिर्फ अग्नि की नहीं, पूरे देश की उम्मीदें उस एक फैसले से जुड़ गई थीं। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी रात अग्नि के खिलाफ एक और वार हुआ। अन्वी का अपहरण कर लिया गया। अग्नि को एक कॉल आया, अगर फैसला तुम्हारे हक में गया तो अगली चिता तुम्हारे प्यार की होगी। ये अब सीधा हमला था दिल पर, आत्मा पर, जुनून पर। अग्नि ने फिर कोई डर नहीं दिखाया। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुला ऐलान किया, मैं अब एक वकील नहीं, एक योद्धा हूं। मेरी अग्नि अब तुम्हें भी जलाएगी। उसने पुलिस को नहीं, जनता को पुकारा। सोशल मीडिया पर अन्वी की तस्वीरें वायरल हुईं और हजारों लोगों ने खोज शुरू की। 3 दिन बाद एक बंद गोदाम से अन्वी को आजाद करवाया गया। घायल थी लेकिन जिंदा थी और उसकी आंखों में भी अब वही अग्नि थी। क्या अग्नि की ये आग अब न्याय की मशाल बन पाएगी? क्या अदालत का फैसला सच्चाई को स्वीकारेगा?
और क्या यह लड़ाई देश की दिशा बदल पाएगी? अन्वी की वापसी ने जैसे पूरे आंदोलन में एक नई सांस फूंक दी थी। वो अब सिर्फ अग्नि की साथी नहीं, उसकी आवाज बन चुकी थी। मीडिया चैनलों पर उसके साक्षात्कार चलने लगे। उसने खुलकर कहा कि यह आंदोलन सिर्फ एक आदमी का नहीं है, यह एक विचार का आंदोलन है और इस विचार को न बंद किया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है। अग्नि की जिंदगी अब सिर्फ कोर्ट और जनसभा के बीच झूल रही थी। हर सुबह वो किसी गांव में होता जहां लोग उसे अपने जख्म दिखाते, टूटी हुई छतें, सूखे खेत, उजड़ी जमीनें और आंखों में पनपा हुआ डर। और अग्नि उन्हें सिर्फ एक ही वादा करता, मैं तुम्हारे लिए बोलूंगा और तब तक बोलूंगा जब तक ये देश तुम्हें सुन नहीं लेता। सुनवाई का दिन नजदीक आ रहा था। अग्नि ने अंतिम तैयारियां तेज कर दी थीं। उसकी टीम ने महीनों की मेहनत से हर सबूत एकत्र किया था, लेकिन कोर्ट में बस एक दिन का समय दिया गया था। उधर सूर्यपाल अब बौखला गया था। उसने पुलिस और प्रशासन के कुछ अफसरों को मिलाकर अग्नि के खिलाफ आखिरी चाल चली। उसने अग्नि को देशद्रोही ठहराने की कोशिश की। अखबारों में अग्नि को विदेशी फंडिंग से प्रेरित बताया गया। टीवी चैनलों पर बहसें शुरू हुईं। क्या अग्नि देश के लिए खतरा है? क्या ये नया चे गुवेरा है या सिर्फ एक चेहरा? लेकिन जनता अब जाग चुकी थी। जनसुनवाई के दिन हजारों लोग कोर्ट के बाहर जमा थे। हाथों में तख्तियां थीं। हम सब अग्नि हैं, सच को जेल नहीं मिलती, अग्नि का संघर्ष हमारा अधिकार। कोर्ट के भीतर सन्नाटा था। जज ने कहा, आज के दिन न्याय को साबित करना है कि यह सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों के विश्वास में भी जीवित है। अग्नि ने कोर्ट में अपनी अंतिम दलील दी। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन स्थिर। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कोई हिंसा नहीं की, मैंने बस सच्चाई की बात की, और वो भी उन लोगों के लिए जो सदियों से अनसुने रह गए। उसने सबूत पेश किए, जमीन हड़पने के दस्तावेज, फर्जी हस्ताक्षर, अधिकारियों के बयान और सबसे बढ़कर लोगों की पुकारें जिनकी आवाजें दशकों से दबाई गई थीं। जज ने पूरा केस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। उस रात अग्नि को एक गुप्त सूचना मिली। सूर्यपाल ने कोर्ट के फैसले से पहले ही अग्नि को खत्म करने की योजना बना ली थी। अग्नि को कहा गया कि वो शहर छोड़ दे, छुप जाए। लेकिन अग्नि ने सिर हिला दिया। मैं छुपने नहीं आया था, और अगर न्याय मांगने की कीमत जान है तो मैं देने को तैयार हूं। अगले दिन सुबह कोर्ट ने फैसला सुनाया। अग्नि निर्दोष है। कोर्ट इस आंदोलन को सत्य, शांतिपूर्ण और संवैधानिक मानता है। हजारों लोगों की भीड़ खुशी से झूम उठी, लेकिन कोर्ट के बाहर गोलियों की आवाज गूंजी। सूर्यपाल के आदमी अग्नि को मारने आए थे। अग्नि ने अन्वी को ढाल बनाते हुए पीछे किया और खुद आगे बढ़ा। गोली सीने में लगी। गिरा नहीं, पहले मुस्कुराया और फिर जमीन पर झुक गया। अस्पताल में जब अन्वी उसके पास बैठी, तब अग्नि ने धीरे से कहा, ये आग अब सिर्फ मेरी नहीं रही, अब ये जलती रहेगी जब तक इंसाफ पूरी तरह कायम नहीं हो जाता। और वो खामोश हो गया। देश रोया, लेकिन साथ ही जागा भी। उसकी मौत ने आंदोलन को नहीं रोका, उसे अमर कर दिया। कहानियों में, किताबों में, गीतों में अग्नि का नाम गूंजने लगा। बच्चों ने स्कूलों में पढ़ा, अग्नि वो था जिसने अपने देश की आत्मा को आवाज दी थी। अग्नि की मौत ने जैसे पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया था। वो अब केवल एक इंसान नहीं रहा था, वो एक प्रतीक बन चुका था, सत्य, संघर्ष और सच्चाई का प्रतीक। जब अग्नि की अंतिम यात्रा निकली तो पूरे देश में शोक की लहर थी। उस दिन न कोई जाति रही, न धर्म, न उम्र का फर्क। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब उसकी चिता के चारों ओर खड़े थे और हर एक के हाथ में एक तख्ती थी। अग्नि मरा नहीं है, वो हमारे भीतर जिंदा है। सरकार को जवाब देना पड़ा, मीडिया को सच दिखाना पड़ा और जनता ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। पहली बार लोग नेताओं से, अफसरों से, मंत्रियों से खुलकर पूछने लगे, अगर अग्नि गलत था तो उसे मारा क्यों गया, और अगर वो सही था तो फिर इतने सालों से तुम सब चुप क्यों थे। अन्वी ने अग्नि की आखिरी इच्छा को जिंदा रखा। उसने विद अग्नि फाउंडेशन की शुरुआत की, एक ऐसा संगठन जो अन्याय के खिलाफ आवाज बने, गांव-गांव जाकर लोगों को उनके हक के लिए जागरूक करे और जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई भी लड़े। कुछ महीनों में ही वो आंदोलन एक आंदोलन नहीं, एक मिशन बन गया। देश के अलग अलग हिस्सों से सैकड़ों युवा जुड़ने लगे, वकील, पत्रकार, शिक्षक, डॉक्टर, हर वर्ग से। अग्नि के भाषणों की रिकॉर्डिंग्स अब स्कूलों और कॉलेजों में सुनाई जाने लगी थीं।
बच्चों ने उसे नए भका गांधी कहना शुरू कर दिया। इधर सरकार की नींव डगमगाने लगी थी। सूर्यपाल, जो पहले संसद में शेर की तरह गरजता था, अब हर सवाल से बचने लगा था। जांच एजेंसियां उसके पीछे लग चुकी थीं। आय से अधिक संपत्ति, फर्जी कंपनियां और जमीन घोटाले, हर फाइल एक एक कर खुल रही थी। कोर्ट ने जब उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया तो वो देश छोड़ने की कोशिश में था। लेकिन अन्वी ने वही किया जो अग्नि करता उसने जनता को आवाज दी। हजारों लोग एयरपोर्ट पहुंच गए, उसकी कार को घेर लिया। पुलिस को कोई वारंट नहीं दिखाना पड़ा, जनता का गुस्सा ही सबसे बड़ा सबूत था। सूर्यपाल गिरफ्तार हुआ और उसके साथ गिरा वो घमंड जो सालों से गरीबों की चीखों को कुचल रहा था। अन्वी ने कोर्ट में वही फाइलें पेश कीं जो अग्नि ने इकट्ठा की थीं, सबूतों की वो मशाल जो अब न्याय की रोशनी बन चुकी थी। कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया। सूर्यपाल को आजीवन कारावास की सजा मिली और देश ने चैन की सांस ली। लेकिन अन्वी ने कहा, ये जीत नहीं, ये शुरुआत है। अग्नि का सपना सिर्फ एक केस नहीं था, एक क्रांति थी और हम सब उसकी चिंगारी हैं। सरकार को अब नीतियों में बदलाव करने पड़े। जमीन अधिग्रहण के कानूनों में संशोधन हुआ, किसानों को मुआवजा सुनिश्चित हुआ और सबसे बड़ा बदलाव, एक नई लोक न्याय प्रणाली का गठन हुआ जिसमें आम नागरिकों की भी आवाज शामिल की गई। विद अग्नि अब एक आंदोलन से आगे निकलकर एक शिक्षा बन चुका था। अग्नि की तस्वीर अब हर पंचायत भवन में थी। उसके शब्द दीवारों पर लिखे थे, जहां आवाज न पहुंचे वहां तुम बनो, जहां सच्चाई छुपाई जाए वहां तुम बोलो और जहां डर हो वहां तुम अग्नि हो। समय बीतता गया पर अग्नि का नाम कहीं धुंधला नहीं पड़ा, बल्कि उसकी बातों ने लोगों के जहन में ऐसा घर बना लिया था जो अब किसी एक आवाज पर नहीं, हजारों कंठों की एकजुट पुकार पर टिका था। हर शहर, हर गांव, हर गली में अब कोई न कोई अग्नि खड़ा हो रहा था, अन्याय के खिलाफ, शोषण के विरुद्ध और सच्चाई के साथ। विद अग्नि फाउंडेशन अब सिर्फ एक संस्था नहीं थी, यह एक राष्ट्रव्यापी चेतना का नाम बन चुका था। अन्वी और अग्नि की पुरानी टीम ने एक योजना बनाई। हर जिले में जन संवाद केंद्र खोले जाएंगे। ये वो स्थान होंगे जहां आम नागरिक आकर अपनी समस्याएं दर्ज करा सकें, जमीन से जुड़ी, सरकारी भ्रष्टाचार या सामाजिक भेदभाव से। इन केंद्रों से जुड़े युवा स्वयंसेवक लोगों की समस्याओं को दस्तावेजों के साथ तैयार करते और अदालतों, मीडिया और प्रशासन तक पहुंचाते। पहले जहां एक किसान को तहसील के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब एक क्लिक पर उसकी शिकायत विद अग्नि तक पहुंचती और वहां से सीधे संबंधित अधिकारी तक। गांवों में महिलाएं जो पहले सिर्फ रसोई तक सीमित थीं, अब विद अग्नि सखी मंडल में शामिल होकर पंचायत चुनाव लड़ने लगीं। उन्होंने स्कूलों की हालत सुधारी, स्वच्छता अभियान चलाए और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए। एक बार राजस्थान के एक गांव में किसी बच्ची को स्कूल में जाति सूचक शब्द कहे गए। पहले तो परिवार डर गया, पर गांव की अग्नि शाखा ने बच्ची को साथ लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अगली ही सुबह सोशल मीडिया पर यह मुद्दा ट्रेंड करने लगा। राज्य बाल आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और स्कूल प्रशासन को सजा हुई। वो बच्ची अब खुद विद अग्नि गर्ल्स कैंप में छोटी बच्चियों को अधिकार सिखाती है। हर बदलाव की नींव सवाल था। अग्नि ने यही सिखाया था, सवाल पूछना डर नहीं है, सवाल पूछना जागरूकता है। कॉलेजों में अग्नि सर्कल बनाए गए, जहां छात्र छात्राएं सामाजिक, कानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करते। इन चर्चाओं से निकलने वाले विचार अक्सर कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव बनते और सांसदों को भेजे जाते। एक छोटे से गांव से आई एक छात्रा रेणुका ने किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट इतनी प्रभावशाली थी कि राज्य सरकार को उस पर कृषि ऋण राहत योजना लागू करनी पड़ी। इधर अन्वी लगातार अग्नि की सोच को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में लगी थी। उसने अग्नि पाठशाला नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया, जहां बच्चों को संविधान, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की शिक्षा दी जाती। हर साल 2 अक्टूबर को देश भर में अग्नि दिवस मनाया जाने लगा, उस दिन जब अग्नि ने पहली बार व्यवस्था के खिलाफ जनसभा में बोला था। लेकिन यह सब होते हुए भी पुराने तंत्र का प्रतिरोध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कुछ पुराने राजनेता, अधिकारी और उद्योगपति अब नई चालें बुन रहे थे।
उनकी नज़र विद अग्नि फाउंडेशन की लोकप्रियता और जनसंपर्क पर थी। उन्हें लगने लगा था कि अगर यही गति रही तो राजनीति का पारंपरिक चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। एक रात्रि जब अन्वी दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन से लौट रही थी, उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल करवा दिया गया। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई, पर अन्वी गंभीर रूप से घायल होकर बच गई। देश एक बार फिर दहल उठा। लोगों को फिर वो गोली याद आ गई जो अग्नि के सीने में लगी थी, पर इस बार जनता खामोश नहीं रही। देश भर में प्रदर्शन हुए, हम अन्वी के साथ हैं, अग्नि को मार नहीं सके, अब उसकी विचारधारा से डर गए। सरकार को जांच के आदेश देने पड़े, सीबीआई को केस सौंपा गया। और इसी दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कुछ पुराने नेताओं और उद्योगपतियों ने मिलकर विद अग्नि को बदनाम करने की साजिश रची थी। वे फर्जी वीडियो बनवा रहे थे, झूठी खबरें फैला रहे थे कि यह आंदोलन विदेशी चंदे से चल रहा है। लेकिन अग्नि की नींव सच्चाई पर थी, और जब आधार सच्चा हो तो कोई भी हमला उसे गिरा नहीं सकता। अन्वी अस्पताल में थी, शरीर जख्मी था, पर आत्मा में अब भी वही ज्वाला थी जो कभी अग्नि की आंखों में झलकती थी। जैसे ही होश आया, उसका पहला सवाल यही था, क्या टीम को कुछ हुआ? विद अग्नि फाउंडेशन के हर सदस्य के लिए यह सवाल आदेश बन गया। देश भर में कार्यकर्ताओं ने कसम खाई, अब हम सिर्फ जागेंगे नहीं, जगा देंगे। सीबीआई की जांच शुरू हुई। मीडिया हर पल की रिपोर्टिंग कर रहा था। लोग टीवी और सोशल मीडिया पर एक एक अपडेट देख रहे थे। यह अब सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, जनचेतना का प्रतीक बन चुका था। जांच में जल्दी ही सामने आ गया कि अन्वी की कार के ब्रेक केबल जानबूझकर काटे गए थे। एक सरकारी गाड़ी के जीपीएस से यह भी पाया गया कि उसी रात एक अज्ञात एसयूवी कार को पीछे भेजा गया था, जिसका नंबर बाद में एक रियल एस्टेट माफिया के नाम से निकला। कुछ ही दिनों में सीबीआई ने बड़ी गिरफ्तारी की। 2 रिटायर्ड मंत्रियों, एक कारोबारी और एक पुलिस अधिकारी को हिरासत में लिया गया। पूरे देश में गूंज उठा, सच को जितने दबाओगे उतना ही वो उठेगा। इस बीच अन्वी ने अपने बिस्तर से ही अगली योजना तैयार की। देश के हर स्कूल और कॉलेज में विद अग्नि यूथ पार्लियामेंट बनाया जाए, जहां युवा सामाजिक मुद्दों पर बहस करें, प्रस्ताव पास करें और उन प्रस्तावों को राज्य व केंद्र सरकार तक भेजें। कुछ महीनों में 300 जिलों में ऐसे युवा संसद बन चुके थे। बच्चों की आवाज संसद की दीवारों तक पहुंच रही थी। एक छात्रा ने बाल मजदूरी पर ऐसा भाषण दिया कि राज्य सरकार को उसके भाषण के आधार पर नई योजना बनानी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ साजिशकर्ता अब डरे हुए थे। उन्होंने सोचा था कि एक हादसे से आंदोलन रुक जाएगा, पर अब वे देख रहे थे कि अग्नि का विचार और तेजी से फैल रहा है। इधर मीडिया में भी बड़ा बदलाव आ रहा था। जो चैनल पहले टीआरपी की होड़ में झूठी खबरें परोसते थे, अब विद अग्नि के सच को दिखा रहे थे। एक वरिष्ठ पत्रकार ने लाइव डिबेट में कहा, हम पत्रकार हैं और अब हमें भी अपनी भूमिका निभानी होगी, सत्ता के प्रवक्ता नहीं, जनता की आवाज बनकर। और ये बदलाव सिर्फ शहरी भारत तक सीमित नहीं रहा। पूर्वोत्तर के गांवों में, कश्मीर की घाटियों में, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विद अग्नि की शाखाएं खुलने लगीं। वहां के लोग पहली बार खुलकर बोले, वहां की महिलाएं पहली बार पंचायतों में चुनी गईं। वहां के बच्चों को पहली बार स्कूल मिले जहां वे बिना डर पढ़ सकें। एक बार एक आदिवासी गांव में अन्वी पहुंची। शरीर अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन मन में कोई कमजोरी नहीं थी। गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू अग्नि की लौ है बेटी, तुझसे अब रोशनी आएगी। और वो बात पूरे देश में आग की तरह फैल गई। तू हंसी जाओ, तू अग्नि की लौ है। ये वाक्य अब हर महिला आंदोलन, हर युवा संगठन और हर संघर्षशील व्यक्ति की प्रेरणा बन चुका था। इसी बीच एक नई चुनौती सामने आई। सरकार के कुछ पक्षपाती लोग संसद में एक बिल लेकर आए, एक ऐसा कानून जिससे एनजीओ संस्थाएं विदेशी फंडिंग के नाम पर बंद की जा सकें, खासकर वो जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाती हों। यह स्पष्ट था कि निशाना विद अग्नि ही था। पर इस बार देश चुप नहीं रहा। देश भर में लाखों लोग सड़कों पर निकले। हम अग्नि हैं, हमें चुप नहीं करा सकते। ऑनलाइन याचिकाओं पर करोड़ों हस्ताक्षर हुए। वरिष्ठ वकीलों, लेखकों, शिक्षकों और पूर्व जजों ने खुलकर विरोध जताया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उस बिल पर रोक लगा दी।
अब देश दो धाराओं में बंटता दिख रहा था। एक वो जो पुराने सिस्टम को बचाने की कोशिश कर रही थी, दूसरी वो जो अग्नि के विचार से प्रेरित होकर बदलाव ला रही थी। और इसी टकराव के बीच आया एक बड़ा चुनाव। विद अग्नि के स्वयं सेवकों ने कोई पार्टी नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने वोटरों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। वोट क्यों जरूरी है, उम्मीदवार की पृष्ठभूमि क्या हो, मुद्दों पर आधारित मतदान कैसे हो। परिणाम चौंकाने वाले थे। कई बड़े नेता हार गए। सच्चे, कर्मठ और जमीनी स्तर पर काम करने वाले प्रतिनिधि जीत गए। लोकतंत्र में यह एक नया अध्याय था। न नेता बदले, न जनता बदली, सिर्फ सोच। वो दिन जब अग्नि पहली बार सड़कों पर बोला था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो आवाज एक दिन संसद की दहलीज पार कर जाएगी। पर अब वो हो चुका था। विद अग्नि फाउंडेशन की मुहिम ने देश की राजनीति, समाज और सोच को झकझोर कर रख दिया था। स्कूलों से लेकर संसद तक, गांवों से लेकर कोर्ट तक, हर जगह अब जागरूकता, सवाल और सच्चाई की बातें हो रही थीं। जनता ने नेतृत्व को चेतावनी दी थी, हमें अब नेता नहीं चाहिए, हमें प्रतिनिधि चाहिए, सेवक, मालिक नहीं। देश में चुनाव के बाद नई सरकार बनी, एक गठबंधन जिसमें अधिकतर वे लोग थे जिन्होंने कभी आंदोलन में हिस्सा लिया था। वे शिक्षक थे, किसान थे, युवा इंजीनियर और डॉक्टर्स थे, जिन्होंने जनता के साथ रहते हुए प्रशासन को समझा और अब बदलाव की जिम्मेदारी लेने को तैयार थे। पर विद अग्नि का लक्ष्य कभी सत्ता नहीं था। अन्वी ने स्पष्ट किया, हमारी मंजिल संसद नहीं, समाज है। अगर समाज बदलेगा तो संसद अपने आप बदल जाएगी। इसलिए उन्होंने अगली योजना बनाई, अग्नि ग्लोबल नेटवर्क, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच जहां विश्व भर के सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और छात्र एक साथ आ सकें, अपने देशों की समस्याओं पर खुलकर बात कर सकें और समाधान खोज सकें। इस नेटवर्क की पहली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में 53 देशों के प्रतिनिधि जुड़े। अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, हर महाद्वीप से कोई न कोई आवाज थी जो अग्नि से प्रेरित थी। जैसे एक नाइजीरियाई छात्रा ने कहा, हमारे देश में भी भ्रष्टाचार है, पर अग्नि की कहानी ने सिखाया कि कोई भी एक इंसान बदलाव की शुरुआत कर सकता है। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा, जब मैंने अन्वी के भाषण सुने तो समझ आया कि सरहदों से बड़ी होती है इंसानियत। इधर भारत में विद अग्नि ने टेक्नोलॉजी को जन आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने अग्नि ऐप लॉन्च किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कोई भी नागरिक शिकायत दर्ज कर सकता था, लाइव ट्रैकिंग कर सकता था कि उसकी बात कहां तक पहुंची। हजारों अधिकारियों को इससे जोड़कर पारदर्शिता लाई गई। बड़ी बात यह थी कि अब ये सब किसी पार्टी या सरकार का नहीं था, ये जनता का अपना सिस्टम था। लेकिन हर बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां तो आती ही हैं। एक दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह झूठ फैलाया गया कि विदेशी संगठन का संचालन एक गुप्त विदेशी संगठन कर रहा है। कुछ पुराने राजनेता जो अब हाशिए पर थे, इस साजिश के पीछे थे। पर इस बार जनता ने जवाब दिया। हर शहर में रैलियां निकलीं, लोगों ने हाथ में पोस्टर लिए। अग्नि को कोई खरीद नहीं सकता क्योंकि अग्नि हम सब हैं। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने अपने छोटे छोटे संघर्षों की कहानियां साझा की, किस तरह अग्नि ने उन्हें न्याय दिलाया, स्कूल खुलवाए, पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई या अस्पताल तक पहुंच बनाई। अब वो दिन आया जब संयुक्त राष्ट्र यूएनटी ने विद अग्नि फाउंडेशन को मानवाधिकार के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान देने की घोषणा की। उस समारोह में जब अन्वी मंच पर पहुंची तो पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो मुस्कुराई। उसने कहा, ये सम्मान मेरे लिए नहीं, उस युवक के लिए है जिसने सिर्फ एक सवाल किया था, अगर व्यवस्था हमें कुचलती है तो हम चुप क्यों रहें? और उसी सवाल ने हमें एकजुट किया। अगर वो अग्नि था तो हम सब आज उसी अग्नि की लौ हैं। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। भारत लौटकर अन्वी ने उस जगह की यात्रा की जहां अग्नि पहली बार मारा गया था। अब वहां एक स्मारक था, सत्य की अग्नि। हजारों लोग रोज वहां आते, मोमबत्तियां जलाते और एक दीवार पर अपना छोटा सा सवाल लिखते। दीवार पर लिखा एक वाक्य सबसे ऊपर था, अगर डर लगता है तो समझो तुम सही रास्ते पर हो, अग्नि तुम्हारे साथ है।
विद अग्नि की कहानी वहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि वहीं से शुरू होती है जहां कोई बच्चा पहली बार सवाल पूछता है, कोई महिला पहली बार अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, या कोई नौजवान पहली बार कहता है, मैं बदलूंगा तो देश बदलेगा। जहां अग्नि पहली बार मारा गया था, अब वहां एक स्मारक था, सत्य की अग्नि। हजारों लोग रोज वहां आते, मोमबत्तियां जलाते और एक दीवार पर अपना छोटा सा सवाल लिखते। दीवार पर लिखा एक वाक्य सबसे ऊपर था, अगर डर लगता है तो समझो तुम सही रास्ते पर हो, अग्नि तुम्हारे साथ है। विद अग्नि की कहानी वहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि वहीं से शुरू होती है जहां कोई बच्चा पहली बार सवाल पूछता है, कोई महिला पहली बार अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, या कोई नौजवान पहली बार कहता है, मैं बदलूंगा तो देश बदलेगा।